इस फिल्म की शुरुआत में हम आधी रात में किसी अनजान आदमी को एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जिससे कि आगे इस कहानी में कई सारे लोगों की मौत हो जाएगी। फिल्म का नाम है माँ उरी पोलीमेरा। एक छोटे से गांव जस्तीपल्ली में सुबह सुबह इस कहानी की शुरुआत होती है। हर रोज की तरह आज भी रमुला और लक्ष्मी टैंकर से पानी भरने के लिए आती हैं और रोज की तरह आज भी गांव के सरपंच का आदमी गांव की औरतों को ताड़ता ही रहता है। उसकी हरकतों से गांव की सारी औरतें परेशान होती हैं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सरपंच के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। पानी भरने के बाद दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं। घर पर हम लक्ष्मी के हस्बैंड कुमरैया, शॉर्ट में कुमरी, और रमुला के हस्बैंड बालाजी को देखते हैं। वो दोनों ऑटो ड्राइवर और पड़ोसी होते हैं। इसके अलावा कुमरी का छोटा भाई जंगैया भी घर पर ही होता है। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और कुछ ही दिनों में हवलदार की ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है। उनके अलावा घर में लक्ष्मी और कुमरी का एक बेटा भी होता है। घर पर रमुला अपने हस्बैंड बालाजी के हमेशा शराब पीने की वजह से बहुत नाराज होती है। वो बालाजी से कहती है कि अगर तुम हमेशा शराब नहीं पीते तो शायद सरपंच के आदमी मुझे कभी नहीं छेड़ते। खैर, बालाजी जंगैया के साथ मार्केट से सब्जियां लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो दोनों बीच सड़क पर काला जादू करके फेंका गया सामान देखते हैं। दरअसल उस गांव में काला जादू किया जाता है। इस बात को लेकर बहुत सारी अफवाहें थीं, लेकिन कोई नहीं जानता कि काला जादू करने वाला वो आदमी कौन है। खैर, बालाजी उन सामानों को देखकर जंगैया से कहता है कि हमें इसे पार नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे हम मुसीबत में फंस सकते हैं। वो दोनों अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन तभी कुमरी अपने ऑटो से आता है और तेजी से काला जादू करके फेंके गए उन सामानों के ऊपर से ही अपना ऑटो लेकर चला जाता है। खैर, रोज की तरह आज भी कुमरी दिन भर अपना ऑटो चलाता है, लोगों की मदद करता है और शाम को अपने घर वापस आ जाता है। अपने दिन भर की कमाई वो अपनी वाइफ लक्ष्मी को देता है और पैसे बचाने के लिए कुछ पैसे गुल्लक में भी डालकर रख देता है। खाना खाता है और आधी रात में लेटरिन करने के लिए खेतों की तरफ चला जाता है। उसके बाद घर वापस आकर अपनी वाइफ लक्ष्मी के साथ रोमांस करता है और सो जाता है। अब इस कहानी में मैं जितनी भी घटनाएं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि सिर्फ इस वीडियो में ही नहीं, इस फिल्म के सीक्वल में भी, यानी कि मेरी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में, इन घटनाओं के बीच में एक अलग सी कहानी देखने को मिलेगी। खैर, अगली सुबह कुमरी नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसे एक फोन आता है। कुमरी नाश्ता छोड़कर तुरंत अपने घर से ऑटो लेकर निकल जाता है। वो सीधा थाने में जाता है। थाने में कुमरी के अंकल उसे अपनी बेटी के बारे में बताते हैं। दरअसल अंकल की बेटी के साथ सरपंच के एक आदमी ने छेड़खानी कर दी थी। अंकल की बेटी शहर में पढ़ी लिखी थी और यहाँ के माहौल से बिल्कुल अनजान थी। वो पुलिस में कंप्लेंट करना चाहती है, लेकिन सरपंच का आदमी सबके सामने ही कुमरी की पिटाई करना शुरू कर देता है और ये केस करने से रोकने के लिए कहता है। खैर, पुलिस स्टेशन में सारा मामला रफा दफा करने के बाद कुमरी सीधे अपने ऑटो स्टैंड पर चला जाता है और हम देखते हैं जंगैया को, जो कि शहर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर में वहां एक बस आती है और उस बस से सरपंच की बेटी नीचे उतरती है। सरपंच का नौकर उसे लेकर अपने साथ घर चला जाता है और उधर जंगैया भी बस में बैठकर ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए शहर चला जाता है। इसके बाद कुमरी एक प्रेग्नेंट लेडी पैसेंजर को अपने ऑटो में बिठाकर अस्पताल लेकर चला जाता है। इस प्रेग्नेंट लेडी पैसेंजर को याद रखना, कहानी के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। इधर रात में बालाजी ठेके पर शराब पीने के लिए आता है और नशे में ही सरपंच के एक आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है और अगली सुबह हम देखते हैं गांव के सरपंच को, जो कि अपने कमरे में एक लड़की के साथ अय्याशी कर रहा होता है। तभी उसके घर पर कुमरी भी आ जाता है। दरअसल कल रात में फाइट के बाद सरपंच के आदमियों ने बालाजी को पकड़ लिया था। उसे मार पीट कर सरपंच के घर पर एक खंभे से बांध कर रखा था। सरपंच अपने कमरे से बाहर आता है। बालाजी की पत्नी रमुला भी वहां आ जाती है। सरपंच उसके ऊपर अपनी गंदी नजर डालते हुए उससे कहता है कि तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे पति को छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें मेरा बिस्तर गर्म करना होगा। खैर, वो लोग अपने घर आ जाते हैं, लेकिन रमुला के साथ जो भी हुआ था उसकी वजह से रमुला बालाजी को डांट रही होती है। वो कहती है कि अगर तुम शराब नहीं पीते तो मुझे ये सब झेलना ही नहीं पड़ता। बालाजी भी समझ जाता है कि मैंने गलती कर दी है और वो रमुला से वादा करता है कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। इन्हीं बातों के बीच में जंगैया भी शहर से वापस आ जाता है। वो सबको बताता है कि मुझे नौकरी मिल चुकी है और मेरी पहली पोस्टिंग हमारे गांव के थाने में ही हुई है। अगले दिन जंगैया थाने में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाता है। वो आज बहुत खुश होता है
थाने में वो एक बूढ़े हवलदार से कहता है कि मैं बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करूंगा। मेरा सपना है कि मैं कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केस को सॉल्व करूं। तभी इंस्पेक्टर उसे अपने केबिन में बुलाता है और उसे सब्जियों की एक लिस्ट पकड़ा कर कहता है कि मार्केट से यह सब्जियां लाकर मेरे घर पहुंचा दो। मायूस होकर जंगैया अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करता है और सब्जियां लेकर उनके घर जा रहा होता है। तभी जंगैया को पास के गांव में रहने वाले अपने अंकल का कॉल आता है। उसके अंकल ब्लैक मैजिक जैसे कामों में एक्सपर्ट थे। वो जंगैया से कहते हैं कि कुमरी की ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। एट द सेम टाइम हम सरपंच को देखते हैं जो बड़ी जल्दी में ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में सरपंच की मौत हो जाती है। अगले दिन गांव में बोनालू फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है। जंगैया अपनी ड्यूटी पर होता है कि तभी उसे अपनी भाभी लक्ष्मी का कॉल आता है। जंगैया भागकर अपने घर जाता है। लक्ष्मी उसे बताती है कि कुमरी कल रात को लैट्रिन करने के लिए खेतों की तरफ गया था और तब से घर वापस नहीं आया है। जंगैया तुरंत अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो बालाजी को भी अपने साथ लेता है। वो दोनों शमशान में जाते हैं और शमशान में उन्हें एक ही चिता में 2 लाश जली हुई मिलती है। पुलिस के साथ साथ मीडिया में भी यह खबर फैल जाती है। हर कोई हैरान हो जाता है और लोग मान लेते हैं कि ब्लैक मैजिक की जो अफवाहें इस गांव में फैली हुई हैं वो सच हैं। लेकिन गांव वालों को यह समझ में ही नहीं आता कि कुमरी जैसा इनोसेंट और सबकी मदद करने वाला आदमी इसमें कैसे फंस गया और वो दूसरी लाश किसकी है। जिसके बाद यह कहानी 1 हफ्ते पीछे जाती है। 1 हफ्ते पहले हम एक प्रेग्नेंट लेडी कविता को देखते हैं। कविता अपने घर पर होती है, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कविता के घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर उसकी पूरी जांच करता है और फिर कविता की मां को बताता है कि आपकी बेटी का मिसकैरेज हो चुका है और इसके साथ ही आपकी बेटी को एक अलग तरह का इन्फेक्शन हुआ है जिससे कि उसके पूरे शरीर पर अजीब तरह के दाने निकल रहे हैं। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है लेकिन उसका बच पाना बहुत मुश्किल है और आखिरकार बोनालू फेस्टिवल वाले दिन हॉस्पिटल में ही कविता की मौत हो जाती है। कविता के घर वाले एक तांत्रिक के पास जाते हैं। कविता का फोटो देखने के बाद वो तांत्रिक उन्हें बताता है कि कविता के ऊपर किसी ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट ने रेणुका अवतारम नाम का ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी इसका एक चरण बाकी है और रेणुका अवतारम का आखिरी चरण उसे कविता की चिता के आसपास ही करना होगा। वो कविता के भाई रमेश से कहता है कि कविता की चिता के आसपास कड़ी नजर रखना। वो आदमी खुद को बचाने के लिए अपनी अंतिम क्रिया करने जरूर आएगा। खैर वो लोग शमशान ले जाकर कविता की चिता को आग लगा देते हैं और कविता का भाई शमशान की रखवाली करने वाले मल्ली को पैसे देकर उससे कहता है कि अगर कोई भी चिता के आसपास आता है तो हमें खबर जरूर देना। इधर रोज की तरह आज भी कुमरी अपने घर से लैट्रिन करने के लिए बाहर आता है। वो शमशान के पास से होकर गुजर रहा होता है और मल्ली से पूछता है कि यह चिता किसकी है, लेकिन तब तक मल्ली रमेश को मैसेज कर देता है और कुमरी को पकड़ भी लेता है। रमेश अपने आदमियों के साथ तुरंत शमशान पहुंच जाता है। फिर रमेश और कुमरी की लड़ाई होती है और इस लड़ाई के बीच में कुमरी चिता के अंदर गिर जाता है। वो चिता से निकलकर भाग ना जाए इसलिए रमेश एक बड़ी सी लाठी लेकर चिता के बाहर से ही उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है, जिससे कि कुमरी भी चिता के अंदर ही जलकर मर जाता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लक्ष्मी, बालाजी और जंगैया के साथ साथ रमेश भी पुलिस स्टेशन में होता है। इंस्पेक्टर उनके बीच नेगोशिएट करवाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कुमरी ने ब्लैक मैजिक किया था और इसलिए रमेश ने उसे मार डाला। तो अब रमेश 50,000 देने को तैयार है, पैसे लो और केस खत्म करो। लक्ष्मी वो पैसे लेकर अपने घर चली जाती है क्योंकि रमेश ऊंची जाति का था और लक्ष्मी के अंदर उसके खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन पढ़ा लिखा जंगैया समझदार था। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उन सभी केसेस की एक लिस्ट बनाता है जिनमें ब्लैक मैजिक की अफवाहों के चलते किसी की जान ली गई हो और अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद वो कोर्ट में केस भी कर देता है। केस की सुनवाई में रमेश का वकील कहता है कि रमेश ने कुमरी को नहीं मारा है, बल्कि रमेश तो कुमरी को जानता भी नहीं है। जंगैया भी अपनी तरफ से इस केस को रिप्रेजेंट करता है और कोर्ट को एक वीडियो दिखाता है। दरअसल उस दिन जंगैया ने पुलिस स्टेशन में हो रहे सेटलमेंट का सीक्रेटली वीडियो बना लिया था और इस तरह से कोर्ट में साबित हो जाता है कि कुमरी का मर्डर रमेश ने ही किया है। जज साहब भी इस केस को अच्छे से छानबीन करने के लिए एक कमेटी बिठाते हैं और उसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला सुनाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मीडिया में भी इस केस को लेकर काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही होती है। हर किसी को लगता है कि जंगैया यह केस बड़े आराम से जीत जाएगा। कुमरी की मौत के 45 दिन बाद कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होती है
और जज साहब जंगैया की तरफ ही अपना फैसला सुनाने वाले होते हैं कि तभी जंगैया कोर्ट में कहता है कि अब मैं इस केस को लड़ना ही नहीं चाहता। वो केस विड्रॉ कर लेता है और किसी को नहीं पता था कि आखिर जंगैया ने ऐसा क्यों किया। केस विड्रॉ करके वो लोग अपने घर आ जाते हैं। लक्ष्मी जंगैया के ऊपर बहुत नाराज होती है। बालाजी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर जंगैया ने ऐसा क्यों किया। तब जंगैया उन लोगों से कहता है कि रमेश का शक बिल्कुल सही था। कविता के ऊपर ब्लैक मैजिक किसी और ने नहीं, कुमरी ने ही किया था। बालाजी और लक्ष्मी को अब भी जंगैया की बातों पर भरोसा ही नहीं होता। तब जंगैया उन्हें शमशान की रखवाली करने वाले मल्ली के फोन में एक वीडियो दिखाता है। दरअसल उस रात रोज की तरह कुमरी लैट्रिन के बहाने अपने घर से निकलता है। वो शमशान जाता है और मल्ली को पैसे देकर चुपचाप एक जगह पर बैठ जाने के लिए कहता है और खुद चिता की दूसरी तरफ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगता है। मल्ली उसे ऐसा करते हुए देखकर डर जाता है और अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। फिर वो रमेश को बुलाता है। तब तक कुमरी अपनी क्रिया पूरी कर चुका था। वो घर जाने वाला ही होता है कि तभी मल्ली उसे पकड़ लेता है और रमेश भी वहां पहुंच जाता है। इस फाइट के बीच में मल्ली का फोन एक जगह पर गिर गया था और फोन इन्वेस्टिगेशन करते समय जंगैया को मिला था। फोन में वो वीडियो देखने के बाद ही जंगैया ने इस केस को विड्रॉ किया था। वीडियो देखने के बाद बालाजी भी गुस्सा हो जाता है। वो जंगैया से पूछता है कि आखिर कुमरी का कविता से क्या कनेक्शन है और उसने ब्लैक मैजिक करना कहाँ से सीखा। तब जंगैया उसे 15 साल पहले कुमरी की स्टोरी बताता है। वो कहता है कि बचपन में कुमरी हमारे साथ नहीं, हमारे अंकल के साथ रहता था। वो स्कूल में पढ़ता था, कविता भी उसी स्कूल में पढ़ती थी और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। कुमरी उसके प्यार में इतना पागल था कि कविता की फेंकी हुई सारी चीज़ों को अपने पास रखता था और एक दिन कविता के पापा पटेल को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है। वो कुमरी की बहुत पिटाई करता है और उसे स्कूल से भी निकलवा देता है, जिससे कि कुमरी की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। और इसी के बाद ही कुमरी के अंकल ने उसे ब्लैक मैजिक करना सिखा दिया था। 15 साल के बाद जिस दिन जंगैया शहर में अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए गया था, उसी दिन कुमरी ने एक प्रेग्नेंट लेडी को उसके हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल पहुंचाया था और वो कोई और नहीं, कविता ही थी। इतने सालों के बाद कविता को देखकर उसकी पुरानी यादें अचानक से ताज़ा हो गई और शायद इसीलिए उसने कविता को मार डाला। इतना ही नहीं, गांव के सरपंच का एक्सीडेंट करवाने के लिए भी उसने ही ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया था। जंगैया से सब कुछ सुनने के बाद लक्ष्मी कहती है कि कुमरी ने अब तक जो भी किया उसे उसकी सजा मिल चुकी है। तब जंगैया उन्हें बताता है कि कुमरी को अब तक सजा नहीं मिली है क्योंकि कुमरी अभी भी जिंदा है। दरअसल उस रात कुमरी नहीं बल्कि मल्ली कविता की चिता में गिर गया था। रमेश ने उसे कुमरी समझकर चिता से बाहर निकलने ही नहीं दिया, लेकिन जब जंगैया ने उसकी जली हुई लाश का डीएनए टेस्ट करवाया तब वो डीएनए कुमरी नहीं बल्कि मल्ली के बेटे से मैच हुआ। लक्ष्मी और बालाजी को सब कुछ बताने के बाद जंगैया अपने घर से जाने लगता है। वो कहता है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। कुमरी ने जो भी किया है मैं उसे उसकी सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। और सबसे आखिर में हम कुमरी को देखते हैं जो कि अब केरला के एक होटल में काम कर रहा होता है और उसके साथ होती है कविता। लेकिन ऐसा कैसे? कविता तो मर चुकी है। तो इसका जवाब आपको फिल्म के सीक्वल यानी कि माँ उरी पोलीमेरा 2 में मिलेगा। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे फिल्म में हमने जिसे सरपंच की बेटी समझा था वो सरपंच की बेटी नहीं थी और अभी हम जिसे कविता समझ रहे हैं वो कविता नहीं कोई और है। दूसरे पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा और उसके लिंक मैं आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। थैंक यू।